ये शुरू होते ही तुम चुप होते हो। चलो अब अभी बोल सकते हैं, आप बोलो तो। अब आपने बोल दिया है तो बोलते हैं। पेन नंबर बस जस्ट कहाँ जहाँ से कल छोड़ा था बस वहीं आना है तुम्हें। अरे हटे, कहाँ गया वापस? डोंट सेव। हाँ बच्चों मेरी बात सुनो, कल इस क्वेश्चन पे समाप्त किया था हमने। ये एग्जाम्पल था, इलस्ट्रेशन था, क्या था ये? एग्जाम्पल ही था। इसमें एक चीज वापस समझ लेना, कल मैंने आपको 177 वाली कैलकुलेशन बताई थी, जो मैंने कहा था 2,02,000 गुडविल को इंक्लूड करके। इस पीडीएफ में इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं दे रखा। इसमें आप अभी मे अटेम्प वाला वापस से खोलोगे पीडीएफ नया वाला, तो उसमें ऑल्टरनेट सॉल्यूशन में वो दे रखा है जो अपन ने कल करा। तो उसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप पे भेज ही दिया है। उसके अंदर ऑल्टरनेट सॉल्यूशन में ये है दूसरा वाला। ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज होगे इसलिए मैं बताया नहीं चाहता इसको। तो अपन जिस तरीके से कर रहे हैं ना उससे पूरा हिल जाएगा। तुम कहो तो एक बार एक दे दूं ओवरव्यू, बढ़ो आगे, ठीक है? आप लोगों को बस इतना याद रखना है, कल मेरे से एक बच्चे ने, किसने, अपूर्ण ने पूछा भी आकर कि सर मैंने पूरी वीडियो देख ली, सब समझ में आ गया, बस वो कैपिटल रिजर्व इसने वो चीज़ क्या है। देखो बच्चों एक बात को समझो, मेरी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 है, अरे 1.5 लाख है, सुनो, उसमें 25 की गुडविल है। तो इसे क्या करा, वो 25 की गुडविल हटा दी, तो वो कितना बचा? 1.25। सिंपल कैलकुलेशन, 1.25 इसको साइड में रख दो। उसके बाद जो प्रॉफिट है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, जो प्रॉफिट। अच्छा एक बच्चे ने मेरे से पहले ये भी पूछा है कि सर ये 90,000 का आपने कल किया सीधा 25%, ठीक है, यही करा था, और फिर आपने लिया था 30,000 का 5%। ये भी एक बार फिर बता दो भाई। देखो सीधी सी गणित है, ये जो 90 है ना, ये मेरा साल भर का है, इसको 2/3 और 1/3 करूँ तो यहाँ मैंने कमाए हैं 60 और यहाँ मैंने कमाए हैं 30। अब एकदम सिंपल वे में समझो, इस कंपनी में मेरा 25 + 5 30% स्टेक है कि नहीं है? मैंने पहले 25 डाला था 1 अप्रैल को, और अक्टूबर में मैंने 30 और डाल दिया था, अरे 5 और डाल दिया था। तो 25 और 5 मेरा इस कंपनी में 30% स्टेक है। तो ये कंपनी जो भी कमाएगी उसमें मेरे को 30% मिलना चाहिए, लेकिन पूरा क्यों मिलेगा मुझे? अब अगर मैं 90,000 इस कंपनी ने कमाए हैं, मैं सीधे 90 का 30% करूं तो कितना होता है? 27। क्या मिलना चाहिए मुझे 27? नहीं, क्योंकि मैंने ये इन्वेस्टमेंट अलग अलग समय पे किया है। जो इन्वेस्टमेंट मैंने 1 अप्रैल को ही कर दिया था, तो मेरे को 25% तो पूरे पे ही मिलना चाहिए, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट मैंने अक्टूबर में किया उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ मुझे उस पे मिलना चाहिए। तो अक्टूबर के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो 30 हुआ, सुनो, तो ये 30 पे मैंने कहा मुझे 5% मिलना चाहिए। लेकिन जो ये 30 है जो अक्टूबर के बाद कमाया है, और ये 60 जो पहले कमाया है, इन दोनों ही प्रॉफिट पे मुझे 25 तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये 25 तो मैं अप्रैल में ही निवेश कर चुका हूं। तो मैंने कहा कि 90 पे पूरा 25 और 30 पे 5। इसके अंदर अगर मंथ होते तो तुम इतने उलझते ही नहीं। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, मंथ वाले तरीके से। कैसे किया जा सकता है कि मैं मंथ तो करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने मंथ तो खुद ही करके दे दिए। उसने कह दिया कि 6 महीने का ये है और अगले 6 महीने का ये है, तो मतलब ये 6 महीने का प्रॉफिट मेरा कितना है? 60 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूं, ये जो इसने शायद यहाँ पे किया भी है, उस वाली में, इस वाली में भी है शायद, ये रहा, ये देखो, जो 60,000 है उस पे मुझे 25% मिला, 15,000, और जो 30,000 है उस पे मुझे पूरा 30% मिला। तो कितना हुआ? 9। 25 और 9 कितना हुआ? 24। कल मेरा भी 24 आ रहा था, लेकिन शायद मेरा अमाउंट अलग था। मेरा तरीका ये था, मेरा तरीका क्या था कि मैंने 90 पे तो पूरा कितना ले लिया? 25। कितना है ये? 22,500। और मैंने फिर 30 पे कितना लिया? 5। तो ये कितना आया? तो मेरा ये भी 24 ही आया था, उसका भी 24 आया है। समझ गए? तो भैया तरीका कैसे भी, आप तो ये समझो कि 25 + 5 मेरा इस कंपनी में स्टेक है 30%, लेकिन ये 30% मैंने डे 1 पे नहीं लगा दिया, तो मुझे पूरा नहीं मिलेगा 30%। तो जो 60,000 कंपनी ने फर्स्ट हाफ में कमाए और अगले 30,000 कंपनी ने सेकेंड हाफ में कमाए,
तो जो ये सेकेंड हाफ में 30 कमाए हैं इसका मुझे 5% मिलेगा। जो फर्स्ट हाफ में 60 कमाए और सेकेंड हाफ में 30 कमाए, ये पूरे 90 पे मुझे 2500 मिलेगा, क्योंकि 2500 में 1 तारीख को ही लगा चुका हूं। तो वो 25% में मेरा ये 60 पे भी हक है और ये 30 पे भी हक है। तो 90 पे जो मेरा हक है वो 25% का है, लेकिन 30 पे जो मेरा हक है वो कितना है? 5%, क्योंकि मैंने 5% बाद में लगाया है। अगले साल से मेरा 30% पूरा हो गया। अब अगले साल से कंपनी जितना भी कमाएगी मुझे पूरे पे 30% मिलेगा, उसके अगले में भी पूरे पे, उसके अगले में भी पूरे पे। ये कैलकुलेशन प्रोपोर्शनेट वाली सिर्फ ईयर ऑफ परचेज में होती है, हर जगह ऐसा ही होता है। आईओसी की कैलकुलेशन करते हैं, लोन की कैलकुलेशन, हर बार प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती है। किसमें होती है? क्योंकि उस साल में मैंने बीच में से पैसा लगाया है, उसके बाद तो मेरा 30 हो ही गया। अब उसके अगले सालों में तो मुझे कितना मिलेगा? 30। एक डाउट तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। चॉइस मैंने निकाला था, इसका तरीका अलग हो सकता है लेकिन चॉइस वही आएगा। अब देखो सीधी सीधी गणित समझो, 1.25 से पहले से, ठीक है, इसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट और 25 का किया, तो 1.25 और 25 इसके हिसाब से भी कितने हो गए? 1.5 तो हो गए। 1.25 क्यों है याद रखने से? गुडविल हटा दिए, वैसे तो 1.5 है लेकिन 1.25 है। फिर आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है 25 का किया है, तो 25 और ऐड कर दिए इसने, कितने हो गए? 1.5। अब जो अपन लोग कैपिटल रिजर्व लेते हैं वो कैपिटल रिजर्व को ये कैसे ले रहा है? 3 अलग ले रहा है और 5 अलग ले रहा है, तो 8 ही आ रहा था कल हमारा। ये बेवकूफी करने का भी कोई सेंस नहीं है। आप तो सीधी आज की नेट इन्वेस्टमेंट मैंने कल जो करा था, यहाँ सुनो, मेरी नेट एसेट 5 लाख थी और अगले 6 महीने में मैंने 60 का प्रॉफिट कमाया है, तो मेरी नेट एसेट हो गई 560, क्योंकि प्रॉफिट जो कमाया वो रिजर्व एंड सरप्लस है और नेट एसेट में रिजर्व एंड सरप्लस जुड़ेगी, तो मेरा हो गया 560। मैंने कल क्या कहा? 560 का 5% सीधा सीधा निकाल लो। 560 का 5% हुआ 28 और मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 20, तो मैंने 28 का इन्वेस्टमेंट में 20 ही दिया है, तो 8000 मेरा क्या है? कैपिटल रिजर्व। इसने उसको 5 और 3 जने क्या गचड़ करिए, तो फालतू परेशान होगे। तो मैंने कल कहा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? 28, और उधर आपका इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? 1.5 और 28 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 178। कितना हो जाएगा? उसके बाद आप प्रॉफिट ऐड करोगे, तो आपका प्रॉफिट अभी कितना आया? 24। तो 178 में 24 जोड़ो, सिंपल 2 लाख 2,000। इसको अलग करूं तो 25 की गुडविल है और बचा हुआ अमाउंट कितना है? 170। अब एक डाउट और ये आता है कि सर जब आपने 25 की गुडविल अलग कर दी तो कैपिटल रिजर्व क्यों रहने दिया? भाई क्यों ना रहने दूं? मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 है और नेट एसेट में जो मेरा हिस्सा है वो तो 28 है, तो मैं तो 28 ही जोड़ूंगा ना, 20 क्यों जोड़ूं मैं? वो तो दिखाने का तरीका ये है कि जब अगर मैं यहाँ 28 पूरे लेता और यहाँ गुडविल भी लेता तो 25 और 8 की कैपिटल रिजर्व एक साथ नहीं दिखा सकता था, तो मैं उसको स्क्वायर ऑफ करता। यहां करना ही नहीं है, मैं गुडविल ले ही नहीं रहा हूं, तो कैपिटल रिजर्व में तो मैं पूरा 28 ही लूंगा, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट जो उस कंपनी में है वो भले मैंने लगाया 20 से जेब से, लेकिन मेरा शेयर कितना है नेट एसेट में? वो 28 ही है। वो कितना है? 28 ही है, तो मैं 28 ही लूंगा, वो 8000 इंक्लूड होंगे ही सही। इसलिए मैंने कहा कि इसका जो आंसर है मॉड्यूल के हिसाब से 177 है। ये मॉड्यूल गुडविल हटा के ले रहा है, कोई लॉजिक भी नहीं है इसका, और बिना उसके 2,02,000। आप इसको 2 में 177 और 25 अलग अलग दिखाओगे। कल इसी पैटर्न के 4-5 क्वेश्चन करें, इसको और आगे बढ़ाते हैं। इसमें ना ये तुमने ऑन ही तो है ये, सारे राणा जी एक साथ कैसे आ गए? हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें लॉस की बात आएगी तो पहले लॉस की भी पिक्चर बता दूं। तो ये इतना पागल का बच्चा है, यहाँ पे लॉस की एक छोटी सी चीज़ इधर दे रखी है और शायद पीछे भी आएगा लॉस के बारे में, ये इधर भी लॉस के बारे में। तो मैं आपको लॉस की पूरी पिक्चर एक साथ ही बता देता हूँ, फिर रीड करके फिर क्वेश्चन करेंगे। सामने देखो, लास्ट लेक्चर है आज इसका, लास्ट एक लॉस की चीज़ बची है। मैंने आपको इसके दोनों लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी है? इक्विटी मेथड। कल मैंने ये भी बता दिया आपको कि इक्विटी मेथड कब नहीं लगाना होता। इक्विटी मेथड कब नहीं लगाना होता? जब आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो आपने ऐसे पर्पस से करी है कि आप इसको नियर बाय फ्यूचर में डिस्पोज करने वाले हो, आपका इंटेंशन ज़्यादा रखने का नहीं है। तो भले आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन आप उस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहते। कई बार अपन होता है कि किसी चीज़ में अपन 33% की हिस्सेदारी ले लेते हैं, लेकिन अपन ना उसकी मीटिंग में जाते हैं ना कुछ करते हैं, क्योंकि अपन ने तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए लिया है। अपना ये है कि अभी ये 30% का शेयर 40 हो जाएगा, बेच बाच के निकल लेंगे। उस केस में ये मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा मैंने बताया था नेट एसेट मेथड आपको कब फॉलो नहीं करना? जब आपने किसी ऐसी एसोसिएट में पैसा लगाया है जिससे पैसे आने में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है,
लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन है, मतलब इन्वेस्टर ने जहाँ पैसा लगाया है वहाँ पे जो पैसा आपने लगाया है उसमें आपको प्रॉफिट मिलना, डिविडेंड मिलना बहुत मुश्किल है, तो फिर आप नेट एसेट मेजर मत लगाओ, फिर आप कॉस्ट पे दिखा दो। ये भी बात हो गई। इससे पहले मैं आपको ये बात बहुत दिन से कान खोल खोल के बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारी मगजमारी आप कंसोलिडेशन में करोगे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप, हाँ ये मत बोलना कॉस्ट पे दिखाएंगे, ये बोलना एज पर, क्योंकि जब मैं एज 13 बोलूंगा ना तो सारे एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे। एज 13 ये कहता है कॉस्ट पे दिखाओ, ये थोड़ी कहता है कॉस्ट के अंदर ब्रोकरेज हो, स्टैम्प ड्यूटी हो, ये ऐड करो, प्री एक्विजिशन का डिविडेंड है तो वो माइनस करो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से, टेम्पररी रिडक्शन हुआ है तो इग्नोर करो, परमानेंट रिडक्शन हुआ है तो लेस करो, सारी चीजें। जब मैं एज 13 बोलूंगा तो सब क्लियर आ जाएगा, और ये बोलूंगा कि कॉस्ट पे दिखाना है तो मैं गलत बोल रहा हूँ फिर। इसीलिए याद रखना सेपरेट में कैसे दिखाना है एज पर एज 13, और यहाँ कैसे दिखाना है एज पर एज 21, अरे क्या है ये 23 एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट, ये भी हम बात कर चुके हैं। अब थोड़ा लॉस का एक है वो सुन लो। अगर मान लो मेरा शेयर इन नेट एसेट है 5 लाख, उसमें मान लो 1 लाख की गुडविल है और 4 लाख का नेट एसेट है, तो हम तो जोड़ के 5 लाख लिखते हैं। अब अगले साल प्रॉफिट होता है तो हम ऐड करते हैं, और जो डिविडेंड मिल जाता है वो लेस करते हैं, बराबर याद है एक एक बच्चे को। अब मान लो प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। अब मान लो एंटरप्राइज में अगले साल लॉस हो गया और उस लॉस में मेरा हिस्सा 1 लाख का था, तो आप जो 5 लाख की कैरिंग अमाउंट दिखा रहे हो अभी, उसमें से 1 लाख का लॉस माइनस कर देना। प्रॉफिट प्लस करते हो तो लॉस क्या होगा, माइनस होगा, लॉस क्या होगा, माइनस होगा, ये कर लेना। लेकिन मान लो लॉस इतना ज्यादा हो गया है कि वो कैरिंग अमाउंट को भी एक्सीड कर गया है। जैसे 5 लाख आपका कैरिंग अमाउंट है और लॉस कंपनी में हो गया है जितने का भी हुआ है, लेकिन आपका हिस्सा उसमें 6 लाख का है। मान लो कंपनी में जो लॉस हुआ है वो कितना है, 20% मैक्सिमम लेके चले अपन, 6 लाख डिवाइड बाय 20% करो तो 6 लाख डिवाइड बाय 20% 30 लाख। कंपनी में 30 लाख का लॉस हुआ और मेरा शेयर 20% है, तो 30 लाख का 20% कितना हुआ, 6 लाख। तो मेरा लॉस कितना हो गया है, 6 लाख। लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट तो 5 लाख ही है, तो 5 लाख में से अगर मैं 6 लाख माइनस करूं तो 1 लाख माइनस हो गया, तो माइनस में नहीं दिखाना, इग्नोर कर देना है। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निल दिखाना है। क्या दिखाना है, ये सब किस में कर रहा हूं मैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बराबर भूल गया मत, उधर कैरिंग अमाउंट तो कॉस्ट पे दिखाते रहो, नहीं फिर गलत बोल गया, एज 13 के हिसाब से दिखाते रहो। कैसे दिखाते रहो, ये क्लियर है। तो लॉस अगर माइनस में चला जाए तो उसे नहीं दिखाना। लेकिन अगर मान लो अगले साल फिर कभी प्रॉफिट हो जाए, होगा ही सही कभी, और उस प्रॉफिट में मेरा हिस्सा 4 लाख का है, तो अब जब आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट तो नील दिखा रखी थी और प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करोगे। अब ऐड 4 मत करना, 3 करना, क्योंकि पहले का जो अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस है उसे सेट ऑफ करके फिर दिखाना। ये बात याद रखोगे। 3 बातें बोली मैंने। नॉर्मल लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से लॉस माइनस करो, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो लॉस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को भी एक्सीड कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट को 0 पे दिखाओ और उस अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस को दिमाग में रखो। कहाँ रखो, नंबर 3, अब आने वाले सालों में फिर कभी प्रॉफिट हो जाता है तो उस प्रॉफिट में से उस अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस को हटा के रिमेनिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट में ऐड कर दो। याद रखोगे। प्रॉफिट की बात हो गई, लॉस की बात हो गई, इक्विटी मेथड तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। 1-2 डिस्क्लोजर आएंगे, वो जब आएंगे तब देख लेंगे एक बार, लेकिन पहले रीड जरूर कर लेते हैं। वाह, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में ऐड कर रहा है और लॉस पीएनएल में दिखा दे। हाँ, ये बढ़िया सवाल है, कभी कभी पूछ लेता है, ये भी बढ़िया सवाल। बताओ कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट 5 लाख है और मेरा लॉस 6 का हुआ है, तो मैं 5 में से 5 माइनस करके 1 लाख का जो लॉस है वो पीएनएल में नहीं दिखा सकता क्या? उसे अनरिकॉग्नाइज क्यों रख रहा हूँ? सुनो, हाँ, एक बात तो आप एक बात को समझो कि अगर मैं इसको पीएनएल में ले जाऊंगा तो 2-4 इश्यूज आ जाएंगे। पहला इशू तो ये आएगा कि ये कोई मेरा बिजनेस का लॉस नहीं है, ये तो उसको लॉस हुआ है और मैं उसे इधर लेके आता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप प्रॉफिट पीएनएल में ले जा रहे थे क्या? तो जो ट्रीटमेंट प्रॉफिट का होना चाहिए वही तो लॉस का होना चाहिए। जब आप प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड कर रहे थे तो लॉस को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से लेस करना चाहिए। जितनी इन्वेस्टमेंट थी उतनी लॉस लेस हो गई, बाकी का अमाउंट आपको पीएनएल में ले जाने की जरूरत है। इसका ये बिजनेस अलग है, ये तो इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल अलग चीज़ है। तीसरी चीज इसमें लिखी भी आएगी, अगर जो लॉस एक्स्ट्रा हुआ है वो आपको देने की ऑब्लिगेशन है कि वो आएगा आपसे लेने, 1 लाख रुपए दे तू, नहीं तो कायदे से तो मैं बोलूंगा अबे मैंने 5 लगाए तू दे 5, तो बोला वो तेरे 5 तो गए, उल्टा लॉस 6 का हुआ है, 1 तू दे, तो वो मेरे माथे ही आ जाए कि मेरे को देनी पड़ेगी,
तो फिर मैं जरूर उसे बुक में रिकॉग्नाइज करूंगा, ये आएगा अभी इसमें लिखा हुआ। तो इफ इट इज ऑब्लिगेशन टू पे द अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस, अगर वो इन्वेस्टमेंट को भी एक्सीड कर जाए और आपको वो देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, फिर आपको उसे दिखाना, क्योंकि फिर तो मैं पैसे दे रहा हूं, अभी तक तो सब नोशनल था, अभी तक तो सब नोशनल था, अब तो देने ही पड़ेंगे 1 लाख रुपए जेल से निकाल के, तो फिर तो क्या करूंगा, फिर तो दिखाना ही पड़ेगा। देखिएगा जरा, इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी कंसर्न ओवर द अनरियलाइज्ड, ये मैंने कल ही बता दिया था, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाना है, मैं कल क्या पहली ही क्लास में बता दिया था कि अगर आपकी बुक में मैंने डेटर हो और मेरी बुक में आप क्रेडिटर हो, मैं आपसे कोई माल खरीदता हूं और वो माल अभी भी आपके स्टॉक रिजर्व में है, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को क्या करना है, हटाना है। लेकिन ये सब चीजें ना आपको यहाँ नहीं पूछेगा, ये सब चीजें आपसे कंसोलिडेशन में पूछेगा, इसलिए इसको थोड़ा लाइट ही रखेगा इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये सब मगजमारी आप कहाँ करते हो, कर ही चुके हो आप, और जो 2-3 बच्चों ने नहीं पढ़ा वो कंसोलिडेशन में कर ही ले ये मगजमारी उधर होगी, यहाँ नहीं होगी। नेक्स्ट, एनी लॉस, अगर कोई भी लॉस है, नॉट एलिमिनेटेड टू एक्सटेंड सच लॉस इज नॉट रिकवरेबल, सच लॉस आर रिटर्न ऑफ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुली, आपको उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से ही रिकॉग्नाइज मतलब हटाना है। लेकिन एक लॉस की मेन बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, साथ में ले लो, देखो, इफ अंडर इक्विटी मेथड में इन्वेस्टर का जो शेयर ऑफ लॉस है वो कैरिंग अमाउंट के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सीड कर जाता है, ठीक है, तो द इन्वेस्टर डिसकंटिन्यू रिकॉग्नाइजिंग इट्स शेयर ऑफ फर्दर लॉस, जो फर्दर लॉस है उसे आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने पे दिखा दोगे, मतलब आप उसे माइनस में नहीं दिखाओगे, ठीक है। अब रुक जाओ, अब टिक मत करना, अभी रुक जाओ। एडिशनल लॉसेस आर प्रोवाइडेड फॉर द एक्सटेंट इन्वेस्टर हैज अकर्ड ऑब्लिगेशन और मेड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएट टू सैटिस्फाई द ऑब्लिगेशन दैट द इन्वेस्टर हैज गारंटेड और टू व्हिच इन्वेस्टर इज अदरवाइज कमिटेड। इफ एसोसिएट सब्सिक्वेंटली प्रॉफिट कमाता है बाद में, तो इन्वेस्टर रिज्यूम टू शेयर, वो अपने प्रॉफिट के शेयर को वापस रिज्यूम करेगा, मतलब एड ऑन करेगा, ठीक है, इक्वल द शेयर ऑफ नेट लॉस, जो नेट लॉस दैट हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, मतलब जो पहले रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था उसे कंसीडर करने के बाद, ओनली आफ्टर कंसीडरिंग दैट, ठीक है। इसको आप सरल भाषा में आप एग्जांपल फॉर्म में लिख लेना, जो मैंने अभी बताया, क्या कि अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और लॉस 6 लाख का है, तो आप इस साल कितने दिखाओगे, निल, और 1 लाख का अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस आप अगले साल के प्रॉफिट में से रिकॉग्नाइज करोगे, अगर हुआ तो, और आगे कभी प्रॉफिट ही नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये जो बीच में छोड़ा है ना, ये क्यों छोड़ा है ये देखो, ये अलग चीज है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट इसको भी रीड कर लो, लिख लो, चलो। देखो, लॉसेस आर प्रोवाइडेड, आप लॉस को जो बुक्स में ले रहे हो वो तभी करना व्हेन इन्वेस्टर हैज इंकर्ड ऑब्लिगेशन, अगर इन्वेस्टर ने वो ऑब्लिगेशन अपने ऊपर ली है ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएट, क्या चलो एसोसिएट लॉस तो उसको हुआ है, मैंने तो वहां इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो मैंने इन्वेस्टमेंट करा था तो मैं प्रॉफिट जोड़ रहा था, तो मैं लॉस भी हटा रहा हूं, बट अब जो लॉस है वो मैं मेरे कंधे पे ले रहा हूं, क्या चलो यार इन्वेस्टमेंट किया था, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी था, अपनी तो एसोसिएट थी, अब नुकसान में चली गई तो 20% लॉस अपन को देना ही पड़ेगा, क्या करें, अपन ने ले ली ऑब्लिगेशन अपने सर पे, तो फिर आपने जितनी ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करने को कही है वही लेना है, अदरवाइज नॉट, मतलब उसके अलावा वाली इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लेनी, उतने अलावा वाले लॉस आपको अपनी किताबों में नहीं लेने। तो अगर मैंने कहा है पटेल बनके कि मैं लॉस को खुद रिकवर करूंगा, मैं दूंगा पैसे, यूजुअली इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट लगाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोचते हो कि इन्वेस्टमेंट मेरी गई, अब मैं एक्स्ट्रा पैसे दूं, ये तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है तो ही देता है इंसान, नहीं तो वो तो बस ये सोचता है कि जो लगाया था वो गया, अब जेब से भी दूं, भाग, बोला लॉस हो गया, हाँ हो गया भुगतो तो तुम, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है और उसने किया है ये लॉस, मैंने तो सिर्फ उसमें 20% शेयर्स खरीदे थे, समझ रहे हो, और कितना मुश्किल है उसके मेरे से पैसे लेना, क्योंकि हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं मेंबर्स की लायबिलिटी सेपरेट होती है कंपनी से, कितनी अनरियलिस्टिक है ये, मैं दूंगा क्या उसको पैसे, क्यों दूंगा मैं, मेंबर की लायबिलिटी अलग होती है और कंपनी की लायबिलिटी अलग होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, हाँ कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दिए तो फिर अलग बात है, ठीक है, लो आ जाती है थोड़ी, पॉज करना, हेलो
हेलो, धनिया लेके जाना है मुझे घर पे, याद दिला देना, वरना क्या खाने में नहीं डलेगा। कितना लाना ये भी बताऊं तुझे, धनिया 10 रुपए का ही लाते सब, फ्री में तो नहीं मिलता है यार, फ्री में नहीं लेना चाहिए कुछ भी। हाँ चलो अब एक अगले पॉइंट पे आते हैं, एज फार एज पॉसिबल। एक चीज और है, ये चीज मैंने तुम्हें उसमें बता दी थी लॉ में, लेकिन सुन लो बराबर। लॉ में सेक्शन तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, 131 या ऐसा कुछ था कि कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त उसका और हमारा फाइनेंशियल ईयर सेम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप वो सेपरेट ईयर फॉलो करना चाहते हैं, तो मैंने कहा था अगर एएस अलाउ करता है तो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एएस अलाउ करता है कि अगर उसका फाइनेंशियल ईयर और मेरा फाइनेंशियल ईयर अलग अलग है तो मैं डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर सकता हूँ, उसमें मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा डिफरेंस है तो अलाउड नहीं है। जैसे अभी मान लो मेरा अप्रैल से मार्च है और उसका है मई से अप्रैल, तो मैं उसका और मेरा जब मर्ज करूंगा, मई से अप्रैल है उसका और मेरा तो अप्रैल से मार्च है, ऐसा होगा नहीं। वैसे इंडिया में होगा तो होगा ही नहीं, लेकिन कंपनी बाहर की होगी तो हो सकता है। इंडिया में तो फाइनेंशियल ईयर मेरा भी अप्रैल से मार्च होगा और उसका भी। लेकिन अगर डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर है, रिपोर्टिंग डेट डिफरेंट है, तो मुझे अपने अकॉर्डिंग लेना है, इंडिया के अकॉर्डिंग। अगर कोई डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट उसके लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो अभी वो नेसेसरी एडजस्टमेंट क्या है वो तो ये देगा नहीं इतना लंबा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से याद रखना है कि उसका अकाउंटिंग ईयर और मेरा अकाउंटिंग ईयर अलग हो तो मुझे वही अकाउंटिंग ईयर, मेरे को तो मेरा वाला लेना है। लेकिन अगर कोई ऐसी बाउंडेशन हो कि उसका वाला ही साल लेना पड़ेगा कंसोलिडेशन के लिए, तो आप उसका वाला साल ले सकते हो। लेकिन याद रखना दोनों में डिफरेंस 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। देखो, एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो, रिपोर्टिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी सेम फॉर कंसोलिडेशन। हमारे लिए और कंसोलिडेशन के लिए रिपोर्टिंग डेट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। लेकिन किसी कारण से ये पॉसिबल ना हो, एज फार एज पॉसिबल, सुन लो, जितना पॉसिबल हो रिपोर्टिंग डेट क्या होनी चाहिए? सेम। किसके लिए? कंसोलिडेशन के लिए। लेकिन अगर ये पॉसिबल ना हो, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, ये एक बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। अगर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप जिस डेट पे बनाना चाहो बना सकते हो, ड्रॉ डिफरेंट डेट पे भी बना लो, तुम्हारी एस्टेस, ठीक है। लेकिन आपके जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं इस दरमियान में, उसको आपको दिखाना पड़ेगा। और इन एनी केस डिफरेंस शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ। डिफरेंस 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब 6 महीने के ज्यादा का है तो फिर आप अपना वाला फाइनेंशियल, उसके फाइनेंशियल ईयर को रीड्रॉ करो अप्रैल से मार्च के हिसाब से, और उसको और आपका मर्ज करो। अब ये भी कंसोलिडेशन का प्रैक्टिस हो गया। ये भी किस में होता है? कंसोलिडेशन में। अभी तो एसोसिएट है, एसोसिएट में तो इतनी मगजमारी करवानी नहीं चाहिए इनको, क्योंकि एसोसिएट में तो मेरा स्टेक कितना है? नॉट मोर देन 50% एंड मोर देन 20। चलो, फिर ये दो थ्योरी के पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग पॉलिसी जो मैं अपने लिए फॉलो करता हूं वही कंसोलिडेशन में फॉलो करूंगा। जैसे मैं अपनी किताबों में एसएलएम मेथड से डेप लगाता हूं, तो कंसोलिडेशन में भी कैसे लगाऊंगा? एसएलएम मेथड से। ऐसे ही मैं अपनी जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता हूं ना, तो कंसोलिडेशन में भी वही फॉलो करूंगा। लेकिन डेविएशन है अगर, तो वो बताने पड़ेंगे। देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब मेरी बात हो रही है, मैं जो फॉलो करता हूं कंसोलिडेशन में भी वही फॉलो करूंगा। यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। इफ अकाउंटिंग पॉलिसी अगर डिफरेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो एडजस्टमेंट शुड बी मेड, उसके लिए एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ये काट दो, एज 13 में पढ़ा दिया था। कैरिंग अमाउंट एसोसिएट की किताब में रिकॉग्नाइज करेंगे डिक्लाइन को, टेम्पररी नहीं होगा तो। और वो ईच आइटम के लिए, याद है गोल्ड वाले क्वेश्चन किया था, गोल्ड, सिल्वर, फलाना ढिमकड़ा, तो मैंने कहा था ईच आइटम के लिए अलग अलग देखना पड़ता है, कॉस्ट अलग अलग देखनी पड़ती है, सबका कैरिंग अमाउंट अलग अलग देखना पड़ता है। और एक में डिक्लाइन होता है तो उसमें डिक्लाइन को रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर टेम्पररी नेचर का नहीं होता तो। मतलब डिक्लाइन कैसा होना चाहिए? परमानेंट। तो यहाँ लिख दो एस 13, ये बात हम एस 13 में कर चुके हैं। इन्वेस्टर, इन्वेस्टी मतलब एसोसिएट, जिसको हमने एसोसिएट कहा है। इन्वेस्टी मतलब एसोसिएट जिसके अंदर हमने इन्वेस्ट किया है 20%। क्या हो गया बेटा?
नेक्स्ट कंटीजेंसीज। हाँ अब देखो सुनो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके एसोसिएट के, हम तो इन्वेस्टर हैं, हमने 20% खरीद रखा है, कोई कंटीजेंसी हुई है, कुछ ओवरपुट हुई है, तो हमारे जितना शेयर हम अपनी किताब में दिखाएंगे अगर हमारी कोई कमिटमेंट है ऐसा दिखाने की, नहीं तो मैं तो मेन लॉस को ही नहीं दिखा रहा, कंटीजेंसी को क्या दिखाने बैठूंगा। तो कंटीजेंसी आ गई तो AS4 भी आएगा, तो AS4 के हिसाब से भी इन्वेस्टर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिज शेयर ऑफ कंटीजेंसी, वो अपनी कंटीजेंसी का शेयर दिखाए अगर उसने कोई कैपिटल कमिटमेंट की हो, अगर वो लाइबल हो तो। नॉर्मली वो कोई कंटीजेंसी के लिए बना रहा है तो हम लाइबल, जैसे मेरी बात सुनो, इन्वेस्टर कंटीजेंसी के लिए वैसे कोई प्रोविजन नहीं बनाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 20% उसमें स्टेक लिया है, उसके हर डिसीजन मेरे से पूछ के लिए जाते हो ये जरूरी नहीं है। वो कहीं जगह पे अपनी एस्टेस करा के आ गया, कोई ऊट पटांग चीज करके आ गया, कौन एसोसिएट, और उसने प्रोविजन बना लिया कि वो केस हार जाएगा, कुछ भी होगा, तो मैं थोड़ी दूंगा उसके पैसे। अब मेरा भले उसमें 20% स्टेक है, बस मैं नहीं दूंगा अपना 20%, पूरा वही देगा। लेकिन मैंने कह दिया, मेरे से पूछो उसने, यार ये इन्वेस्टमेंट कर लेंगे अपन, ये पैसा यहाँ लगा देंगे, ये वो है, लेकिन इसमें एक लायबिलिटी भी आ सकती है, ये नहीं हुआ तो दिक्कत भी हो सकती है। मैं कल ले रिस्क, मैंने बोल दिया, तो अब मेरे को अपना 20% शेयर देना पड़ेगा। ये चीज़ मैं समझा रहा था अभी तुम्हें, कि मैंने अगर कमिटमेंट कर दिया तो फिर मुझे दिखाना है, या फिर कोई ऐसी कंटीजेंसी है जो सेवरली मेरी ही वजह से आई है, वो तो ले ही नहीं रहा था रिस्क, मैंने बोला उसे, और मेरा 20% स्टेक भी था तो मान भी गया कि हाँ कर लेते हैं ये काम, और वो काम करने में पिक्चर बन गई, नया डूब हो गई, पैसा लग गया, तो फिर मुझे दिखाना पड़ेगा, वो कंटीजेंसी को मैं रिकॉर्ड करूंगा। ये भी हो गया। नेक्स्ट, व्हाई इक्विटी मेथड इज अडॉप्टेड। ये एसोसिएट की अकाउंटिंग करने में आप लोग पूछ भी रहे हो, मैंने उस दिन कहा भी था कि लास्ट में आएगा कि क्यों लगाते हैं हम ये मेथड। मतलब मैं कॉस्ट पे ही दिखा दूं ना, ये पागल बने, कॉस्ट में, नेट एसेट में मेरा शेयर, ये वो, तो इसकी एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन इसने दी है। यहां देखो भाई, इधर देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं 20% 30% भी शेयर खरीदूं, लेकिन मैंने ऊपर कहा बेचने के पर्पज से खरीदूं, मेरा इंटेंशन इतना वो नहीं है, मेरा बेच देंगे अपन, लिया है बेच देंगे, लिया है बेच देंगे, इसीलिए लिया है अपन ने, तो ये खुद ही मना कर देता है कि अगर हेल्ड फॉर डिस्पोजल है तो आपको इक्विटी मेथड फॉलो। लेकिन अगर सुनो, लेकिन अगर आपने उस कंपनी में 20% शेयर इसलिए खरीदा है कि आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस चाहिए, तो उस केस में आप उस इन्वेस्टमेंट को सिर्फ कॉस्ट पे दिखाओ, ये सही नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट, आपका जो इंपैक्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक नहीं है, आप प्रॉफिट में भी बराबर भागीदारी हो। अब वो जो भी प्रॉफिट कमाती है वो भी आपका ही है, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में जुड़ना चाहिए, और जो डिविडेंड आपको मिल गया, क्योंकि वो तो मिल ही गया, तो वो हटना चाहिए। तो इक्विटी मेथड ज्यादा अच्छा है उन इन्वेस्टमेंट्स में जहां पे आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों के लिए नहीं करते, कंट्रोल के लिए भी करते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे ये लोग होते हैं, ठीक है, क्रिकेटर्स होते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग कुछ स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। तो कुछ स्टार्टअप तो ऐसे होते हैं जहाँ ये बस पैसा ही लगाते हैं, वहाँ इनको 20% 30% भी मिल जाता है, तो भी इनको तो वो बेचना होता है, आगे IPO आता है, बेच बात देते हैं। कुछ जगहों पे ये सिर्फ ऐसे पैसा नहीं लगाते, कुछ जगहों पे इनको कंट्रोल वाकई में चाहिए होता है। ये मीटिंग में जैसे बायजूस के साथ जब शाहरुख खान जुड़ा था, तो सिर्फ बायजूस में शाहरुख खान ने पैसा नहीं लगाया था उस समय के लिए, उसकी एडवर्टीजमेंट की टेक्निक, ये वो, क्योंकि वो उसने कहा था एक इंटरव्यू में कि भैया इनका जो कंसेप्ट है ई लर्निंग का, और ये जो ऐप वगैरह से देते हैं, मेरे को चाहिए कि ये चीज़ और फैले। तो वो पूरा उनकी डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करता था, जाता था, बैठता था। ठीक है, हर जगह पे जहाँ बायजूस दिखेगा वहाँ शाहरुख खान दिखेगा आपको, एक समय ऐसा था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपना बिल्कुल स्टेक भी खींच लिया, और अभी बायजूस की हालत भी बहुत ख़राब है, और फिर उसने अपना स्टेक बेच भी दिया, उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मतलब ऐसा था कि उसमें जो चीज़ उसको बोली गई थी वो कमिट नहीं कही गई। तो कई बार ऐसा होता है। ऐसे मैं आपको और भी मूवीज़ में ही एग्जांपल दे दूँ। कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसके अंदर जो एक्टर्स होते हैं वो खुद उसे प्रोड्यूस भी करते हैं, उसमें 20% 30% पैसा लगाते हैं,
अब उस मूवी से उनका सिर्फ इतना नहीं होता कि मैं एक्ट करा और चला गया, अब चले ना चले, उनका पूरा जुड़ा हुआ होता है उसमें शुरू से एंड तक। उस केस में आपको इक्विटी मेथड लगाना ज्यादा सही है, रादर देन इन्वेस्टमेंट को किस पे दिखा देना, कॉस्ट पे दिखा देना, AS 13 फॉलो कर लेना। ये इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया जो मुझे सही लग रहा है। देखो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। देखो, आप एसोसिएट को एक क्या नहीं मान सकते, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपका स्टेक 20% या उससे ज्यादा है। ठीक है, आप जो यहां पे पैसा लगा रहे हो, इट इज नॉट मेनली इंटरेस्टेड इन द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये पैसा आपने सिर्फ इसलिए नहीं लगाया है कि वो कंपनी कमाएगी, मेरे को 20% डिविडेंड मिल जाएगा। बेस्ट एग्जांपल है इसमें शाहरुख खान और बायजूस का। ठीक है, इन्होंने इसलिए शाहरुख खान 20% डिविडेंड मिलेगा, जाने कितने सोर्स है उसके, उससे सेम ऐसे ही उसने जो KKR में भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो भी सिर्फ इसलिए नहीं किया होगा कि यार इसमें अपन अभी पैसा कमा लेते हैं, बाद में बेच बात देंगे। या 11 साल 12 साल कितने साल हो गया IPL को, फ्रेंचाइजी है उसकी, उसका स्टेक पूरा नहीं है इसमें, बहुत सारे हैं। जूही चावला का तो और कम है, शाहरुख खान से भी कम है, और भी दूसरे बिजनेसमैन है, फेस शाहरुख खान है। ठीक है, क्योंकि क्राउड खींचने की ताकत है। ठीक है, ये तो कप तो अभी जीता है वो, पहले सालों में तो बहुत बुरे हारे थे, फिर भी टिकट से इतना। RCB तो अभी तक नहीं जीती। ठीक है, फेस ही ऐसा है। ठीक है, लॉस में नहीं है RCB। ठीक है, तो आगे चल के कभी उसमें 10-12% कभी विराट कोहली जब रिटायर होगा और वो खरीद भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना नेटवर्थ है। लेकिन वो जब उसमें खरीदेगा तो वो उसे एसोसिएट समझेगा, उसे जनरल इन्वेस्टमेंट नहीं समझेगा कि इन्वेस्टमेंट को उस पे दिखा दी, RCB कमाएगी तो मेरे को भी 20% डिविडेंड मिलेगा। नॉट लाइक दैट। तो भैया, आप जब इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हो जिसमें आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी चाहते हो, उसमें आपका इंटरेस्ट मेनली डिविडेंड कमाना नहीं होता, इसलिए वहां पे इक्विटी मेथड ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप उसके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप उसकी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। समझ रहे हो बच्चों? आज मैं कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा करूं जो सिर्फ पैसों के लिए करूं, तो उसके अंदर मेरा एक अलग तरह का वो होगा, और एक इन्वेस्टमेंट जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, मेरी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होंगे, उसमें तो फिर मैं 20-30% लगाऊंगा, तो मैं फिर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरी बातें सुनी जाए, मेरे अकॉर्डिंग चीजें लगे। तो इन दिस केस माय इंटेंशन वाज नॉट जस्ट टू अर्न डिविडेंड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट देखो, फिर रिकॉग्निशन ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड में नॉट बी एडिक्वेट। तो फिर आप सिर्फ डिविडेंड जो कमा रहे हो उसको रिकॉग्नाइज कर लो और उस हिसाब से इसको अकाउंटिंग कर लो, ये एडिक्वेट नहीं है, ये एडिक्वेट नहीं है। एज अ इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, क्योंकि आपका उसमें क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। इस केस में आपको इक्विटी मेथड ज्यादा सही लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ इन्वेस्टर अकाउंट्स फॉर दिस स्टेवर्डशिप। क्या होता है इसका मतलब? ये केयर वेयर से रिलेटेड है ये वर्ड, तो स्टीवर्डशिप। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अभी देख लेंगे। हाँ, यही होता है ये। ठीक है, इन्वेस्टर अकाउंट फॉर इट्स stewardship by extending the scope of its consolidated to include share of result of such associate and provide an analysis of earning and investment from which more useful ratios can be calculated। इस केस में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है वो भी और जो उस एसोसिएट ने कमाया है वो भी, आप दोनों को कंसीडर करोगे अपने यूजफुल रेशियोज निकालते वक्त, ना कि सिर्फ आप ये देखोगे कि मैंने 20% में पैसा लगाया, ये मेरे को मिल जाए वापस, उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो भी मुझे चाहिए। इसलिए नेट एसेट मेथड ज्यादा यूजफुल है। खत्म। डिस्क्लोजर आप पे छोड़ रहा हूँ, आप भगवान के भरोसे छोड़ देना। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी घर पे नहीं करेंगे, अभी करेंगे। ठीक है, एक चीज, अरे छोड़, अरे रुको ना पागल हो, खत्म नहीं हुआ अभी। हाँ रुक जाओ ना, 8:30 बजे से आए हो पिपूड़ी वालों। प्रपोज डिविडेंड की एक बात सुन लो। अगर एसोसिएट ने प्रपोज्ड डिविडेंड अपनी किताबों में दिखाया भी है तो आपको नहीं दिखाना। आप जो प्रॉफिट ऐड करते हो, डिविडेंड लेस करते हो, वही वाला लेना जो पेड हो, डिक्लेयर्ड हो, प्रपोज मत लेना। मेरे को तो यही बात समझ में नहीं आ रही, एसोसिएट भी कैसे दिखाएगा? AS4 मना करता है कि डिविडेंड सिर्फ डिक्लेयर होने पर ही दिखाना है। प्रपोज डिविडेंड जैसी चीज अब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। उधर पढ़ा है, कैश फ्लो में पढ़ा है,
ठीक है। इन केस एसोसिएट, सुनो, एसोसिएट ने कोई प्रोविजन बनाया है प्रपोज डिविडेंड का अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन्वेस्टर्स शेयर ऑफ रिजल्ट शुड बी कंप्यूटेड विदाउट, इतना टिक कर लो बस। तो हमें प्रपोज डिविडेंड को कंसीडर नहीं करना, और मैं तो ये कह रहा हूं वो भी नहीं करेगा कंसीडर। वो कैसे कर रहा है? प्रपोज डिविडेंड दिखाना ही नहीं है, अब डिक्लेयर होगा, पे होगा, तभी दिखाना है। समझ गए? एक और छोटी सी चीज है, ये तुम्हारे उधर नाटक होता है तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऑफ इन्वेस्टी हेल्ड बाय इन्वेस्टर शुड नॉट बी टेकन, मतलब वो तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस वो निकालेगा, हमें इसका कुछ करना। आपको जो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना सिखाया वो कंपनी निकालती है। कौन निकालती है? और यहाँ तो मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने आपने लगाया, तो उसका कोई मेरे अंदर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। एक मिनट रुको, ये मैंने आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ाया, लेकिन अभी शायद बीच में ये छोटा हुआ है। बीच में जितने भी करे थे सब एग्जाम्पल थे, इलस्ट्रेशन एक पहले करा था और एक रह रहा है, तो इलस्ट्रेशन तो कर लो, भले अनसोल्ड मत करना। फिर बच्चा ढूंढता रहता है, ये बहुत छोटा है, जाओ चलो बाय, कल क्वेश्चन करेंगे।